फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं यांत्रिक तरंगे। इसमें एक क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले थे तरंगे दो प्रकार की होती है, एक माध्यम के अनुसार होती है और एक कण के अनुसार होती है। तो माध्यम के अनुसार एक जो हो जाती है यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, लेकिन कण के अनुसार होती है तो एक हो जाता है तरंग गति के अनुसार और एक हो जाता है माध्यम के अनुसार। यानी कैसे माध्यम में चलती है और तरंग के, तो तरंग के रूप में दो प्रकार से हो जाता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और यहाँ पे हो जाता है माध्यम के अनुसार, एक होता है यांत्रिक तरंगे और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे को माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य के प्रकाश की कोई जैसे जाए विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि इसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ध्वनि है यहाँ पे यांत्रिक तरंगे है और अनुदैर्ध्य तरंगे है, क्योंकि यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता इसको होती है। याद रखिएगा, जो अनुप्रस्थ तरंग होती है हमेशा लंबवत चलती है, श्रृंग और गर्त का निर्माण करता है। और यहाँ पे अनुदैर्ध्य हो जाता है, इसमें संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया होती है। और ये देखिए, जो अनुप्रस्थ तरंग होती है केवल ठोस में और द्रव के ऊपरी सतह में होती है, लेकिन जहाँ पे अनुदैर्ध्य होती है सभी माध्यमों में गति कर सकती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि यांत्रिक तरंगे क्या है और यांत्रिक तरंगे से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव, ये तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, ये तरंगे सब अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं या और अनुदैर्ध्य भी। तो जल की तरंगे है, ध्वनि की तरंगे है, स्प्रिंग की तरंगे, ये सब अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं और अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए, प्रत्यवस्था तथा जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंगे का किसी माध्यम में संचरण संभव होता है। ध्वनि, दाब, तरंग, प्रत्यवस्था, यांत्रिक का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में होता है। बाकी सबका बाद में बाकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला देखिए, यहाँ पे यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण। तो यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कह सकते हैं, परंतु सभी यांत्रिक तरंगों को ध्वनि नहीं सुने जा सकती है। इस आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। आपने सुने होंगे, अश्रव्य होता है, श्रव्य होता है और पराश्रव्य होता है। ऑडिबल साउंड वेव होता है, इंफ्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। तो देखिए, श्रव्य ध्वनि को मानव सुन सकता है जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तो इसे श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। ये मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। अगला देखिए, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, ये अपश्रव्य तरंगे कहलाती है। यहाँ पे देखिए, अपश्रव्य तरंगे बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तु द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी से उत्पन्न तरंगे। अपश्रव्य तरंगे कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ इत्यादि जंतु द्वारा सुना जा सकता है। तो जो अश्रव्य ध्वनि होती है यानी इंफ्रासोनिक होती है, इसको मानव तो नहीं सुन सकता है क्योंकि बड़े वस्तुओं से ये उत्पन्न की जाती है। लेकिन जैसे भूकंप के समय पृथ्वी से, तो देखते होंगे कुछ जानवर को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, सांप, कछुआ, ये सब सुन सकते हैं अश्रव्य ध्वनि को। भूकंप, यहाँ पे देखिए, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हृदय के कंपन से अश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। तो जो हम लोग का हृदय कंपन करता है उससे अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है, अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हृदय से कौन सी ध्वनि निकली है, श्रव्य, अश्रव्य या पराश्रव्य? तो सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का अपश्रव्य। अगला देखिए, पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव 20 के हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज से, यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से 2 लाख के हर्ट्ज के करीब इसकी आवृत्ति होती है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पराश्रव्य होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। चमगादड़ इसी के अंदर आ जाती है। यह भी मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। सर्वप्रथम गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने इस ध्वनि को उत्पन्न किया था, तो गाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे। आजकल इसे यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अधिक आवृत्ति व कम
तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। तो यानी जो यहाँ पे पराश्रव्य होता है इसकी आवृत्ति कम होती है और तरंग दैर्ध्य कम भी होती है इसकी। तो देखिए यहाँ पे अधिक इसकी जो फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, तो आपको पता होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, इनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। अवश्रव्य ध्वनि सुन सकने वाले जानवर गेंडा है, दरियाई घोड़ा है, हाथी है, व्हेल है, अष्टबाहु और कबूतर आदि है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है अश्रव्य ध्वनि कौन सुनता है, पराश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है और श्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस ध्वनि को गेंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी, व्हेल, अष्टबाहु और कबूतर सुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अश्रव्य को कौन सुनेगा, गेंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी, व्हेल, अष्टबाहु, कबूतर। और पराश्रव्य ध्वनि यहाँ पे सुन सकते हैं जो जानवर जैसे चमगादड़, कुत्ता आदि। अगला देखिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग समुद्र की गहराई और उसमें डूबी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार की सहायता ली जाती है और सोनार में यही साउंड निकलता है जो पराश्रव्य होता है। देखिए नोट सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह एक ऐसी है जिसका उपयोग से समुद्र की गहराई जल में किसी वस्तु का पता लगाने में करते हैं। आगे देखिए इसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं जैसे कि ये वाटर है, ऊपर जहाज है और हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ तक है। तो यहाँ से हम एक वेव छोड़ेंगे और ये जो तरंग आएगी फिर वो तरंग लौट के जाएगी। तो इसे चाल बराबर दूरी बटा समय से करके हम उसकी दूरी निकाल लेते हैं कि कितना समय यानी कितना समय लगा है जाने आने में, इसकी चाल क्या थी, तो इसका दूरी पता चल जाता है। अगला देखिए संकेत भेजने में, उद्योग में, मशीनों के पुर्जे व चमीनियों में, जमी कालिक साफ करने में, कृषि में कीटों को नष्ट करने में, चिकित्सा में, ईसीजी में, इकोकार्डियोग्राफी में कौन सी ध्वनि निकलती है, पराश्रव्य ध्वनि पे ही कार्य करता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में, भ्रूण जांच, पथरी, ट्यूमर इत्यादि में, गुर्दे की छोटी पथरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए भी पराश्रव्य का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में तथा गठिया में कुछ जंतु जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकती है। आगे देखिए चमगादड़ उच्च तारत्व के पराश्रव्य ध्वनि से अपने शिकार को खोजता है और अपना रास्ता निर्धारित करता है। जब ये पराश्रव्य ध्वनि छोड़ती है और अगर वही पराश्रव्य ध्वनि टकरा के इसके पास चली आती है तो इसको पता चल जाता है कि मेरे रास्ते में कोई है। यहाँ पे देखिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने में करते हैं। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगे, वैसी तरंग जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला देखिए इलेक्ट्रोफील्ड ओसिलेशन, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोगेशन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग है लंबवत करता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से गमन करती है। इन तरंगों के तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁴ मीटर तक होता है। इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे के